अरे आप हीरी का खैरात का नौकरी नहीं दिए है महाराज, उन्होंने जमीन दिया है तब आप दिए हैं। ये मैनेजमेंट हरामी लोग को क्या समझ में आता है, बोलता है कि डीएमएफटी फंड का आप क्या करेंगे। मगध कोल परियोजना खुलने से लोगों का जिंदगी परिवर्तन का सवाल है। परिवर्तन बहुत उल्टा तरीके से हुआ है। लोग सोच रहे थे विकास हो जाएगा, हाँ, लोग सोच रहे थे कि हम बहुत अपनी जिंदगी को ऊपर ले स्तर पर पहुंचा देंगे, लेकिन उसका जस्ट हुआ उल्टा हुआ। लेकिन जनता तो मर रही है, गर्मी के दिन में गर्मी से मरेगी, धूल गर्दा पूरे जनता खाएगी। और उन लोग को सीधा सीधी पहन के आना है, एसी लग्जरी गाड़ी में घूमना है और कोट बेल्ट और टाई लगा के क्षेत्र में भी नहीं जाना है, ऑफिस में बैठना है और जितना ठगना है, लूटना है, संसाधन को लूट करना है, लूट रहे हैं। इस शैतान लोग को सुधर जाना चाहिए। गजब तरीके से हायरार्की है, बोलते हैं विकास हो जा रहा है। कोयले निकले टन टन और लोगों की जिंदगी छन छन। माइनिंग अमीर होती रहे और लोग धूल धुआं फाक करके अपनी जानें गंवाते रहे। ये कहावत इन दिनों टंडवा प्रखंड में बड़े जोरों शोरों से जो है वो चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है, टंडवा जो प्रखंड है वह प्रखंड इन दिनों विश्व के पटल पर जाना जाता है। जाना इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल परियोजना मगध जो 8000 एकड़ में फैला हुआ है। 8000 एकड़ जमीन माइनिंग के लिए सीसीएल ने यहाँ के लोगों से ली और उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए, यहाँ के लोगों से वादे किए और लोगों ने जमीनें दी। उन्हें लगा कि जब यहाँ पर माइनिंग होगा, खनन होगा तो हमारी जिंदगियां सुधरेगी, हमारे आने वाले कल का भविष्य उज्जवल होगा, टंडवा एक समृद्ध प्रखंड बनेगा। लेकिन हुआ इससे इतर। जब टंडवा प्रखंड आप आइएगा तो विश्वास रखिए, आप 2 घंटे के अंदर काले हो जाइएगा। इतनी धूल यहां पर उड़ती है। यहां के लोग डेली इतना धूल फांकते हैं जिसके कारण प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यक्ति की बीमारी के कारण और धड़ल्ले से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें एक्सीडेंट के कारण जाने जा रही है। लोग दर्द में है, पीड़ा में है, लोगों के अंदर आक्रोश है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र उरांव है। सुरेंद्र उरांव कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, मजदूर यूनियनों से जुड़े हुए हैं। एक लंबा अनुभव इनके पास इस क्षेत्र से है, समझते हैं और बातचीत करते हैं। सुरेंद्र दा लगातार लोगों की हक हुकूक की आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन आज वो लड़ाई कहां पर आपको दिखाई दे रही है? द जनसभा के इस चैनल के माध्यम से आपको और मेरे सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक जोहार। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को पूछा कि इस खनन क्षेत्र से क्या कि यहाँ की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और किस तरीके से मुद्दों को आप समझते हैं, जानते हैं, तो इस पर हम तो शुरू से ही देख रहे हैं। पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो खनन एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जहां एक तरफ देश के लिए एनर्जी के लिए चाहिए बिजली के लिए कोयला, लेकिन जो लोकल क्षेत्र में जहां से प्रभावित लोग हैं, जो वहां के मालिक है, जो वहां निवास करते आ रहे हैं, वर्षों से निवास करते आ रहे हैं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते जीते आज तक यहाँ पे हैं, लेकिन जैसे ही माइनिंग होती है वहाँ का लाइफ स्तर बहुत ही नीचे चला जाता है। जिस आशा और उम्मीद के साथ साथ में जिस आशा और उम्मीद कंपनियां देती है क्षेत्र के लोगों को, वहाँ के लोकल जो वहाँ के जमीन मालिक हैं, वहाँ के रैयत हैं, जस्ट उसका विपरीत हो जाता है।
इसीलिए कि जो भी विकास के नाम से उनको नौकरी, पेयजल, सड़क, पुनर्वास और तमाम जितने विकास के जो चीज बताई जाती है वो धरती पर आके शून्य हो जाती है और उनका जीवन जीना दुभर हो जाता है। हम देख पा रहे हैं, आप लोग सही बता पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को, और आप लोग खुद आके यहाँ पे देख रहे हैं। ना लोगों को पीने का पानी का व्यवस्था है, ना चलने के लिए सड़क का व्यवस्था है, ना उनको बहुत बेहतर तरीके का नौकरी का व्यवस्था है, ना अन्य जो सुविधा है जीने खाने और उनकी जिंदगी का लाइवलीहुड का सवाल है, कहीं पे कुछ नहीं दिखता है। अब रही बात इसी तरीके का पेयजल का बात करें, एक बहुत बड़ा इशू है। केवल यहाँ का इशू नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का इशू है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का सवाल बोलते हैं, कार्बन एमिशन का सवाल को उठाते हैं यूएन में जाके, उसमें एक भाग हमारा इंडिया भी है। और इंडिया के सारे लोग बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को, कार्बन एमिशन से बचाने के लिए, उसको पर्यावरण को बहुत शुद्ध रखेंगे, बहुत अच्छा रखेंगे, पर्यावरण को ठीक ठाक करने के लिए यहाँ इतने पेड़ लगाएंगे। तो जितने तरीके से पेड़ कट रहे हैं, और जब पेड़ कट रहे हैं, जिस तरीके से ट्रेडिशनल पेड़ थे उसके जगह में नए नए पेड़ आ जा रहे हैं, बहुत गजब का कहानी है। यह सवाल उठता है अपने आप में। जिस तरीके के क्षेत्र का लोग जंगलों में भी रहते थे, उनका जीविका जंगलों से चलता था, धड़ल्ले से जंगल उजड़ जा रहे हैं, खेती लायक जमीन उजड़ जा रहे हैं, उनका जीना दुभर हो जा रहा है। और इस तरीके से जो चल रहा है, ये केवल उस क्षेत्र का सवाल नहीं है, पूरा भारत का सवाल है। और भारत में ऐसे लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग हैं जो बोलते हैं कार्बन एमिशन के नाम पर क्षेत्र को हम विकास करते हैं, उस समय सारे पेड़ लगाएंगे। तो ये पेड़, ट्रेडिशनल पेड़ गए कहाँ? नया तरीके के चीजों को ला के जा रहे हैं। इससे क्या क्षेत्र का लोगों का या भारत के लोगों का, जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है वहां का लोगों को विकास हो पाएगा? ये सीधा सीधी सवाल उठता है। कुल मिला के कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा देना है, लेकिन देश का हित का, जिसका जमीन जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। सरकार इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम इस तरीके से देखते हैं। और इस शैतान लोग को सुधर जाना चाहिए। गजब तरीके से हायरार्की है, बोलते हैं विकास हो जा रहा है। विकास के नाम से यहाँ का लोग अपना कुर्बानी दे रहे हैं, जल जंगल जमीन से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके जीविका पर सवाल खड़ा हो जा रहा है। आने वाले समय में क्या होगा, इसके बारे में कोई चिंता करने वाला लोग नहीं है। टंडवा में बिजली को लेकर के एक बात कही जा रही है, डायलॉग फेमस हो गया यहाँ पर, बिजली आइलो रे न कट गलो। जबकि एनटीपीसी जैसा एक बड़ी बिजली उत्पादक जो कंपनी है, यहाँ पर भी उसका प्लांट है, 24 यूनिट से ज्यादा बिजली जो है वो उत्पाद कर रही है, उसके बावजूद भी टंडवा की हालत। बिल्कुल आप बात को सही रख पा रहे हैं, क्वेश्चन भी सही है। अब बताइए, मगध क्षेत्र से एनटीपीसी का डिस्टेंस 9 किलोमीटर है। अब यहाँ का बिजली दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनको 9 कट में बिजली जाएगा, लेकिन जिनका घर से कोयला निकल जा रहा है उनके यह बिजली नहीं पहुंच पा रहा है, लोग अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, तो ये तो सवाल है अपने आप में, जिस तरीके से हम अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं, या तो हम जिस तरीके से सोच समझ के हम बिजली का उत्खनन हुआ विकास के नाम पर, तो गांव का लोगों को 9 कट में बिजली जाना चाहिए, 1 मिनट में बिजली नहीं कटना चाहिए, लेकिन यहाँ का लोग अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और बाहर का कंपनियों के लिए 9 कट में बिजली जा रहा है। तो अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल है कि जहां का लोगों ने देश के एनर्जी के लिए, देश का बिजली के लिए, देश के विकास के लिए तमाम चीज खो रहे हैं, अपना संसाधन खो रहे हैं, जल जंगल जमीन खो दे रहे हैं। बार बार इस बात को हम बोल पा रहे हैं कि जल जंगल जमीन और छोटे जीव जंतु, वो भी जीव, तो एक 4 जा जो है इसको हमको बचा के रखना चाहिए। और यही पारिस्थिति है। हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं पारिस्थितिकी, जो पूरा सराउंडिंग करता है, एक दूसरे के साथ में जीवन चक्र चलता है, और जीवन चक्र का जो वो घेरा है, वो घेरा को ही तोड़ दिया जा रहा है। तो जीवन चक्र चलेगा कैसे? पूरे जीव समाज को ये जरूरत हो गया, सोचना पड़ जा रहा है, और उसको सोचना चाहिए कि सर्कल को डाइवर्ट नहीं करे, जिससे हमारा पारिस्थितिकी बना रहे और आने वाला समय में लोग अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सके। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। लोगों का गांव से बिजली के नाम से कोयला निकाल दे रहे हैं,
विकास के नाम से कोयला निकाल दे रहे हैं। क्षेत्र का और तमाम चीज है जो हम आने वाला भविष्य समझते हैं उसको नष्ट कर दिया जा रहा है। पारिस्थिति को तंत्र को नष्ट कर दिया जा रहा है। कहने का मतलब पूरा उसके सराउंडिंग, उसके इर्द गिर्द जितना चीज है वो छिन भिन हो जा रहा है। और बाहर का लोगों को नो कट बिजली और गांव के लिए नो बिजली, है अपने आप में सोचने वाला चीज। तो हम तो इस बात को बोलते हुए हम ये भी बोलना चाहते हैं, हम सरकार को, केंद्र सरकार को बोलना चाहते हैं, झारखंड स्टेटमेंट को भी बोलना चाहते हैं कि जहां जहां इस तरीके से पावर प्लांट लग रहे हैं, पावर प्लांट लगे हैं टंडवा में और उसके लिए कोयला का जरूरत हो रहा है, जिनकी जमीन से कोयला निकल के पावर घरों में जा रही है और उसके माध्यम से पूरा देश चकाचक हो रहा है, तो लोगों का भी एक अधिकार बनता है कि उसकी भी जिंदगी को हम कैसे चकाचक कर पाए। सवाल उठता है कि जहां पे चकाचक पहले होना चाहिए वहां पे तो धूल उड़ रहा है, उनकी जिंदगी बहुत खराब कंडीशन में चल रही है। लोग गर्दा फांक के अपना शरीर को डैमेज कर दे रहे हैं। तो हम इस आपके चैनल के माध्यम से और सारे आपके चैनल के माध्यम से और दर्शकों को भी कहना चाहते हैं कि जो स्थिति बन रही है हमारे झारखंड की और क्षेत्रीय स्तर पर, सारे लोगों को जन चेतना होना चाहिए, लोग जागे और इस मुद्दे को केवल खनन क्षेत्र का लोग नहीं प्रभावित, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी भी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, जाग कर इसका विरोध करना चाहिए। नियम तर्क संगत जो हमारे पक्ष बना है, उसको आरएनआर साइड बना है, आपका कोयला नीति बना है, अगर नहीं बना है तो सरकार उसको बनाए और उस नीति के तहत में लोगों को जो बेनिफिट होना चाहिए उसको दे। मगध कोल परियोजना लगने से टंडवा के लोगों की जिंदगी में किस प्रकार का बदलाव आया है? मगध कोल परियोजना खुलने से लोगों का जिंदगी परिवर्तन का सवाल है। परिवर्तन बहुत उल्टा तरीके से हुआ है। लोग सोच रहे थे विकास हो जाएगा, लोग सोच रहे थे कि हम बहुत अपनी जिंदगी को ऊपर ले स्तर पर पहुंचा देंगे, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हुआ। अब सवाल ये हुआ जिनका जमीन खनन में गया और जिनके जमीन से कोयला निकल गया, ऐसे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं और ये बेरोजगारी के कारण मजबूरी में वो पैसा कमाने के लिए कहीं और पलायन करना पड़ रहा है। बहुत दुख भरी कहानी है। जिन्होंने अपना जमीन कोयला को निकालने के लिए दिया और उनके खेती बाड़ी लायक जमीन नहीं रह गया। सवाल तो यहाँ पे हो गया, एक तो जमीन छीना गया। दूसरा बात है जो क्षेत्र में 6 महीना साल भर के लिए जो खेती भी होता था वो खेती भी नष्ट हो गया। पानी का जल का जो स्तर है वो इतना नीचे चला गया कि अभी आज के समय में आप डीप बोरिंग करते हैं, कुआं खोदते हैं तो पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। कुछ 6 महीना के बाद में अगर खेती बाड़ी से जिंदगी चलता था, कुछ दिनों के लिए हमारे लोग जंगल में, हम समझ पा रहे हैं हम झारखंड के वासी हैं और झारखंड में बहुत सारे ऐसे हैं जो जंगल पर भी निर्भर रहते थे, कुछ जंगल से भी कलेक्टिव फूड्स लेके आते थे। अब जंगल भी बर्बाद हो गया। तो कुल मिला के यहाँ का लोगों का जीवन स्तर जो था उससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन उससे बहुत नीचे चला गया। लोग पलायन कर जा रहे हैं, जबकि इससे पहले पलायन बहुत कम होता था, किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी जी लेते थे और रह लेते थे। लेकिन अब तो स्थिति ये हो गया कि जिन्होंने जमीन दिया उसका जीवन नरक हो गया और जो जिन्होंने जमीन नहीं दिया उनका जमीन जिंदगी संवर गया। लोग एक बात और कह रहे हैं सुरेंद्र दा कि पहले कंपनी जब आई तो लोगों को ठीक ठाक नौकरी मिल जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे कंपनियों के दलाली करने वाले यहाँ के स्थानीय लोग ही जो हैं इस प्रखंड क्षेत्र के युवाओं के सपनों को जिंदा मार दिया और दलाली का भेड़ जो है टंडवा प्रखंड चढ़ गया। इस तरीके का जो बात उभर के सामने आ रही है कि दलाल लोग इस आसपास में बहुत हैं और उसका नतीजा भोले भाले जो गांव के लोग हैं उन पर पड़ा। तो इन लोग को समझ में नहीं है, केवल पैसा ही सवाल इनके ऊपर में है, बाकी जो समाज है, संस्कृति है, गांव है, तमाम चीज इनके लिए कुछ नहीं है। तो इनको केवल पैसा का लालच है और हमारे लोग बहुत भोले भाले सीधा है, किसी के बातों में आके बहकावे में बहुत जल्दी विश्वास में चले आते हैं। लेकिन सवाल है कि आने वाला समय में ये जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं और किए हैं, ये टंडवा के धरती और क्षेत्र में नहीं दिख रहा, अभी से शुरू हो गया है। लोग अब जाग जा रहे हैं और ऐसा काम करने वाले जितने भी लोग होश में आ जाए, नहीं तो जनता बकसने वाला नहीं है उसको।
वो बहुत ऐसा समय नहीं होगा इस क्षेत्र में घूम पाएंगे आजादी तरीके से। और जो लोग इस तरीके से नापे गए हैं और जो समझ पा रहे हैं क्षेत्र छोड़ दिए हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि दोबारा इस तरीके के दलाली और लोगों को फंसाने का काम जो किए हैं वे तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन दोबारा इसी तरीके का पैदा हुआ और हरामीगिरी किए तो नापे जाएंगे। सीधा सीधा बात है, इसमें कोई अच्छा, डाउट नहीं है। जिस क्षेत्र में खनन होता है उस क्षेत्र में डीएमएफटी का फंड होता है, बिल्कुल सीएसआर का फंड होता है। ये इन फंडों का, ये टंडवा का क्षेत्र है, यहाँ पर खनन हो रहा है। यहाँ पर उन फंडों का, उन पैसों का, उन संसाधनों का कितना प्रयोग किया जा रहा है, उस पैसों से कितना इस क्षेत्र का विकास हो पा रहा है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो पैसा जिला में जाना है और जाता है जो हमारे क्षेत्र में, और बड़ा एरिया है, केवल मगध का सवाल नहीं है, मगध, अम्रपाली, अशोका, पिपरवार, तमाम ऐसे खदान पूरा समय से चल रहे हैं। और डीएमएफटी फंड में इतना ही पैसा जमा हो गया कि डीसी साहब को पता नहीं चल रहा है कि पैसा का क्या करेंगे। आपके क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है उन पैसों से? हमारे क्षेत्र में तो उसके पास में कोई विकास का योजना ही नहीं है, ना लागू होता है। हाँ, ई मैनेजमेंट हरामी लोगों का समझ में आता है, बोलता है कि डीएमएफटी फंड का आप क्या करेंगे। अरे डीएमएफटी फंड का विकास के लिए ही फंड बना हुआ है, और विकास के लिए लोगों को बिजली, पानी, रोड, सड़क, तमाम चीज को व्यवस्था देना है। ये लोग तो उस पैसा का उपयोग ही भी नहीं करते हैं। सीधा बोलते हैं कि आपके क्षेत्र में खनन होना है तो हम विकास का काम क्यों करेंगे। हाँ, तो अरे भैया हमारा जमीन गया है, सारा कुछ लुटा जा रहा है, तो हम विकास का भागीदारी नहीं है। आप तो यही डायलॉग आप बता के हमको समझा के जमीन ले रहे हैं कि आपका क्षेत्र का विकास हो पाएगा। हाँ, तो इसके लिए कोई एनजीओ का ऐसा कुछ काम मिल जाएगा, पोस्टर बैनर लगा देंगे कि आप सुरक्षित रहेंगे, वाटर लेवल को बचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी का लेयर को खत्म नहीं करना पड़े। अरे हमको सिखा रहे हैं, अरे हम उससे जानते हैं पानी को कैसे सुरक्षित करना है, जंगल को कैसे सुरक्षित करना है, जमीन को कैसे सुरक्षित रखना है, और हमारा विकास कैसे करना है हम समझते हैं। तो क्या बोर्ड में इस तरीके का लगा के किसी दीवार में ऐसे चिपका के क्षेत्र में विकास होता है? ये तो महाकलाकारी वाला काम कर रहे हैं लोग। तो क्या कंपनियां सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगा देना, सोलर लाइट लगा देना, इसी को विकास मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कंपनियां कंपनी तो सोलर लाइट भी नहीं देती है। ये अभी थोड़ा इलेक्शन में जो लोग आए हैं, मुखिया फंड से हुआ, जिला परिषद हुआ, ये सरकारी जो डिपार्टमेंट है, वो लोग ऐसे सोलर पैनल सब बांट के दिखा रहे। लेकिन ये लोग कहाँ लगाए हैं? सीसीएल का लोग, ये लोग तो कहीं लगाते नहीं है। वो अपने ऑफिस को चकाचक बनाने के लिए बड़ा टावर लाइट लगा लेंगे, अपने पास लाइट होगा, बिजली होगा, पंखा होगा, पेयजल मशीन से छन के आएगा, बेहतर वाला पानी पिएंगे। वो अपने ऑफिस के अंदर में रहने का फुल व्यवस्था बना लेते हैं। ECDC क्या बोलते हैं, हम लोग गांव का लोग बहुत सारा कुछ नहीं समझते हैं, क्या ना क्या वो लोग व्यवस्था बना के रखे हैं। लेकिन जनता तो मर रही है, गर्मी के दिन में गर्मी से मरेगी, धूल गर्दा पूरे जनता खाएगी, और वो लोग को सीधा सीधी पहन के आना है, एसी लग्जरी गाड़ी में घूमना है, और कोट बेल्ट और टाई लगा के क्षेत्र में भी नहीं जाना है, ऑफिस में बैठना है, और जितना ठगना है, लूटना है, संसाधन को लूट करना है, लूट रहे हैं। तो हमारे पास नियम कानून है कहाँ? अब इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी चुप है, कोई नीति नहीं लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जितना लेवल है, सारा तंत्र है, वो भी चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। तो जनता आखिर करेगी क्या? तो यहाँ पर इतना बड़ा माइंस है, ये परियोजना है, स्थानीय लोगों को नौकरी के तौर पर क्या प्राथमिकता मिल रहा है? कितने प्रतिशत लोगों को नौकरियां दे रही है? अरे चांद में जाए नौकरी सबसे बड़ा बात है, जल जंगल जमीन और धरती बच जाए वही बहुत बड़ा सवाल है। नौकरी के नाम से वो झाड़ू पोछा लगाना, टॉयलेट साफ करना, जमीन के बदले में वो नौकरी ले रहा है, तो उसको सम्मानजनक कोई नौकरी नहीं है। ये काम तो कहीं और भी लोग जाके कर सकते हैं। हाँ, तो ये काम नहीं है, एकदम बिल्कुल नीचे स्तर का काम है। ऐसे तो स्थिति ये था जब माइंस नहीं खुला था, लोग डिग्निटी के साथ में, आइडेंटिटी के साथ में, अपने पहचान के साथ में जीते थे और गर्व से जीते थे। अब तो सवाल इतना हो गया, उनकी जिंदगी को आप देखिएगा तो नरक बन गया है पूरा। अरे उनको मान सम्मान और इज्जत देना चाहिए, जिन्होंने अपनी जमीन दिया, जमीन कुर्बानी में दे रहे हैं, और जमीन पुरखों के द्वारा प्राप्त था, तो उनको आप सम्मान देना चाहिए। उनसे आप टॉयलेट साफ करवा रहे हैं, उनसे आप झाड़ू मरवाने काम कर रहे हैं, उससे आप बागवानी माली का काम करवा रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। यहाँ का रैयतों के साथ में मान सम्मान वाला चीज रहा कहाँ? और वो लोग बोलते हैं कि देखिए क्षेत्र का विकास हो रहा है, मैं इतने लोगों को नौकरी लगा दी है। अरे नौकरी कहाँ लगाए हैं आप?
हैं? हम जमीन दिए हैं तब नौकरी मिला है, और नौकरी भी उस तरीके का मिला है जो हम उस काम को करना नहीं चाहते हैं। अरे कोई तो पूछे तो क्या आप करना चाहते हैं। और जो लोग जिन्होंने जमीन दिया है, जिनके यहाँ से खनिज निकल पा रहा है, उसको आप सम्मान दीजिए। मान सम्मान नहीं रहा तो क्या आप नौकरी देने का सवाल करते हैं। देखिए मेरे लोगों को 500 लोगों को जमातू में नौकरी दिए, 100 लोगों को देवलगड्ढा में नौकरी दिए। अरे आप हीरी का खैरात का नौकरी नहीं दिए हैं महाराज, उन्होंने जमीन दिया है तब आप दिए हैं। संजीवनी एक अस्पताल है, रैयतों को उसका कितना लाभ मिल पा रहा है, या फिर केवल बाबू साहब लोग के लिए है? पहला बात कि एनटीपीसी में संजीवनी है। हाँ, यहाँ का लोग जब बीमार बुखार हो जाएंगे, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होगा तो जाके ट्रीटमेंट करवा ले। पहला तो भरम है बाबू लोग ऐसे से हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाते हैं। वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके पास पैसा का बहुत भंडार है। हाँ, तो ये लोग बाहर जाते हैं। दूसरी बात है कि संजीवनी में हमने जाके खुद से देखा है, हाँ, कोई बेहतर फैसिलिटी नहीं है। डॉक्टर अपना प्रिक्वेशन में लिख देगा कि ये दवा चाहिए, जब दवा काउंटर में मांगने जाइएगा तो एक भी दवा नहीं मिलेगा। ये स्थिति है संजीवनी हॉस्पिटल का। तो ऐसे में आप किसी को जिंदा बचाने का बात बोलते हैं तो जिंदा बचेगा का? वो तो नरक और मराने वाला बात बोलते हैं। कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा मशीन नहीं है जिससे वहाँ क्षेत्रीय लोगों का चिकित्सा बेहतर तरीके से हो सके। सुरेंद्र दा, यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, सुबह सुबह चाय पी रहे थे। लोगों ने कहा कि स्थानीय लोगों की पूछ तो बहुत दूर की बात है, जितने भी यहाँ पर माइनिंग हो रही है और जितनी कंपनियां ठेकेदारी में काम कर रही है, सब बाहर के लोग हैं। बाहरियों का दबदबा है, बाहरी लोग यहाँ पर आकर के पैसे के बल पर जो कब्जा करके बैठा हुआ है, और स्थानीय लोग दूसरे राज्यों में पलायन करके जो है रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। क्या सच्चाई है? बाहरियों का क्या दबदबा है यहाँ सच में? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। देखिए सवाल ये है, हम लोग पुराने समय से भी आंदोलन को देखे हैं, बहुत करीब से देखे हैं। हम लोग क्षेत्र का लोग जितने लोग थे, पहला एक सवाल था कि हम लोग खनन चाहते ही नहीं थे, इसीलिए कि हम लोग अशोका, पिपरवार, पुरनाडी ये सब पुराने खनन को देख चुके थे कि किस तरीके से लोगों का जमीन जाने से वहां का स्थिति भयावह होती है। हमने देखा है बहुत करीब से। तो हम लोग पहला तो मगध क्षेत्र में जो खनन होना था हम लोग नहीं चाहते थे। हाँ, तो क्या लाठी के नाम से नहीं, हम लोग जो भी हम लोग को तरीका जो था, लाठी के बल से फिर जमीन लिया कि अगर आप लोग नहीं चाहते थे तो आंदोलन हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है। तो एक सवाल आप उसके पहले उठाए कि यहाँ पे आके बाहर का लोगों को दबदबा चल रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, इस केस में हम पुराने समय में अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो जहाँ जो लोग यहाँ का आवाज बन के उभरे या तो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन मतलब खराब तरीके से या इलीगल आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो लोग अपना राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे थे, हाँ, अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे। ऐसे लोगों को एनआई में फंसा के उन लोग को आंदोलन को तोड़ा गया। हाँ, प्रतिबंधित संगठन तो नहीं था कोई कि आप उनको एनआई में और ईडी ला के जांच करवाइएगा। हाँ, तो ऐसे लोगों को, जो लोग संघर्ष के साथी थे और संघर्षशील थे, वैसे लोगों को एनआई के माध्यम से दबाया गया। तब हमारा संघर्ष जो था, क्षेत्र का संघर्ष था, थोड़ा कमजोर हुआ। अब कमजोर होने के बाद में जितने भी बाहर के लोग थे, पैसे वाले थे, इंटर किए। अब इंटर किए तो पुलिस का जो दबाव था, एनआईए का जो दबाव था, लोकल लोग नहीं टिकने सके और बाहर का लोगों को संरक्षण मिला और वो सामने आए और उनको जितना पैसा बनाना था, किसी भी तरीके से पैसा बनाना था, वो लोग बनाए और वो लोग आगे बढ़ गए। और सही बात है कि क्षेत्र में अगर आप समझ लीजिएगा, अगर आपका जमीन चला गया, पैसा वन टाइम होता है, पैसा का लोग हमारे क्षेत्र में सीधे साधे लोग बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जमीन ही एक ऐसा चीज है जो आपको बहुत लंबे समय तक उस समाज का और उस तरीके का जीवन को आगे बढ़ाने में काफी मदद करता है। तो अगर इस समय में नौकरी नहीं मिला लोगों का, क्षेत्र का लोगों का, उनकी जमीनें चली गई, हाँ, और बाहर का लोगों का दबाव हो गया, लोकल लोग कहीं रोजगार में नहीं जुड़ पाए, तो स्वाभाविक बात है यहाँ का लोग पलायन कर रहे हैं। और मैं पहले भी आपको बता दिया, आपके चैनल के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहा हूं कि इस क्षेत्र में मगध हो, अमरपाली हो,
या एनटीपीसी हो या कोई भी कंपनी है, सारे लोगों का जमीन छीना जा रहा है। आने वाला भविष्य में बहुत खराब स्थिति होने वाला है। टंडवा का धरती का, चतरा का धरती का खराब स्थिति होने वाला है। और केवल टंडवा का धरती, केवल खनन क्षेत्र चतरा की धरती ही नहीं खराब होगा, इससे पूरे मानव जीव जंतु समाज को भी असर पड़ेगा। इसलिए तमाम जीव जंतु और तमाम हमारे वैज्ञानिक, तमाम जितने सरकार में बैठे हुए लोग और सरकारी पदाधिकारी, कारीगर, नेता, मंत्री समझे कि आने वाला विकास के नाम पर पूरे लोगों को गर्त में हम ढकेल रहे हैं। इसका खमियाजा उनको भी भोगना पड़ेगा। तो सतर्क हो जाए। जिस तरीके का अंधाधुंध खनिज का दोहन हो रहा है, इसको बंद करे, यही उपाय है। हम जानते हैं कि देश के विकास के लिए खनिज संपदा चाहिए, लेकिन कितना चाहिए आपको? अब तौल के बताइए ना, कितना टन चाहिए? अब यहाँ तो धड़ल्ले से जितना निकालना है पूरा एरिया, गांव के गांव एक दिन में साफ कर रहे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो भी खनिज संपदा बनी है वो एक दिन या 2 दिन में नहीं बनी है। इसको कितना साल लगा होगा, तब जाके एक खनिज और संपदा बनी है। तो हम चाहते हैं कि इसका दोहन नहीं हो। तो क्या मगध आम्रपाली जैसे कोल परियोजना को बंद कर देना चाहिए या फिर बंद हो जाएगा? ये स्वतः अगर जिस तरीके से ये लोगों ने लालच दिया है, लोभ दिया है, विकास का जो तरीका अपनाया है, इस परिस्थिति में गांव के लोग आप समझ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आने वाला समय में गांव का लोग इनकार कर दे कि हम अब खनन के लिए जमीन नहीं देंगे। अब पूरे लोग अगर उतर गए तो ऑटोमेटिक माइंस बंद हो जाएगा। तो इस तरीके में कौन चाहेगा, कौन रैयत ऐसा चाहेगा कि हम अपना जमीन खो के हमारा जिंदगी बेदहाल बना ले, या तो हम किसी रोजगार के नाम से पलायन कर ले। बहुत खराब स्थिति है। सुरेंद्र उरांव को सुन रहे थे, आंदोलनकारी हैं, बड़े करीब से लोगों की दर्द पीड़ा को समझते हैं। झारखंड के 24 जिले, 263 अंचल, 3451 पंचायत और 32,000 गांवों का भ्रमण कर चुके, एक लंबा अनुभव है। और इन्होंने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अपनी बातों को तो रखा ही, साथ ही टंडवा प्रखंड के संदर्भ में कहा कि टंडवा प्रखंड के रहने वाले जो लोग हैं उनकी परिस्थितियां बद से बदस्तूर होते जा रहा है। और जिस तरीके का आक्रोश धीरे धीरे लोगों के अंदर पनप रहा है, अगर एक दिन बारूद बनकर के सामने आया तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो कोल परियोजना हमारे क्षेत्र में है वो बंद हो जाएगा। और बंद होने की मुख्य वजह भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर स्क्रीन पर बताया है। तो लगातार टंडवा क्षेत्र के ऐसे ही शख्सियतों से, ऐसे ही आंदोलनकारियों से, ऐसे बुद्धिजीवी समाज के लोगों से बातचीत करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द जनसभा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।